नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में खबरों में खबर के इस अंक में आपका फिर से स्वागत है। आज उन खबरों पर बात होगी जिन पर दिन भर नजर रहेगी और साथ ही वो खबरें जो कल थी लेकिन आज के अखबारों की सुर्खियां रही। इस पर सबसे शुरुआत करते हैं फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक और फैसले की जिसकी बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। यानी वो खबर तो है एक दिन के लिए लेकिन उसका असर बहुत दिनों तक होगा। हो सकता है इस पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से बहस हो, लेकिन हाई कोर्ट ने जो कहा उसको मैं पढ़ता हूँ। ये बहुत ही अहम खबर है कि धोखाधड़ी से धर्मांतरण का समर्थन नहीं करता है संविधान। ये हाई कोर्ट में जस्टिस विनोद दिवाकर ने ये टिप्पणी की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कहा कि भारतीय संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने और उसके प्रसार का अधिकार देता है, पर वह जबरन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण का समर्थन नहीं करता। ये एक मामला है जिसमें ये टिप्पणी आई है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है क्योंकि ये लगातार मैं अभी इस पर बताऊंगा कि आखिर क्यों इसकी इम्प्लीकेशन बड़े होंगे। लेकिन ये खबर है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत 4 आरोपी अपनी एफआईआर को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जबकि शिकायत ये थी कि आरोपियों ने धन और मुफ्त चिकित्सा सुविधा देकर धर्मांतरण की एक पूरी कोशिश की थी और उन्होंने बहुत सारे लोगों को इस पर ईसाई बनाया था, दबाव बनाया था ईसाई बनने के लिए। कोर्ट ने कहा आरोप गंभीर हैं और पुलिस की जांच के लिए पर्याप्त हैं। और अनुच्छेद 25 कहता है चूंकि धार्मिक आज़ादी का जो सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा हर बात पर सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी को लेकर आर्टिकल 25 को किया जाता है, उसी को उन्होंने इंटरप्रेट किया है कि अनुच्छेद के 25 के तहत धार्मिक आज़ादी की गारंटी है। यह अनुच्छेद हर व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का मौलिक हक देता है। अनुच्छेद 25 में स्वतंत्र रूप से शब्द धार्मिक विश्वास और अभिव्यक्ति की स्वैच्छिक प्रकृति को रेखांकित करते हैं, लेकिन यह किसी धोखाधड़ी से किसी का धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं देता है। ये लगातार आप देख रहे होंगे, खासतौर से पश्चिम से लेके पूरब तक इस समय ये उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा निशाने पर आया हुआ, क्योंकि जिस तरह से क्रिश्चियन मिशनरीज नॉर्थ ईस्ट का अपना ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरी की, उसके बाद उन्होंने आदिवासी इलाकों में इसी तरह से मतलब ये एक अप्रीहेंशन है जो तमाम लोग मेजोरिटी को लगता है कि इसी तरह से, क्योंकि उनको चिकित्सा सुविधा और पैसे, एजुकेशन और इन सब के सहारे उन्होंने अपने धर्मांतरण मिशन को काफ़ी बड़ा तौर पर फैलाया। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि अभी तक ये सिर्फ खबरें आपको मुस्लिम धर्मावलंबियों से आती थी कि वो धर्मांतरण करते हैं, या कलीम सिद्दीकी जैसे लोग जो अपने भाषण में कहते थे कि उन्होंने 1 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, इस तरह के बड़े। लेकिन अगर आप देखेंगे तो क्रिश्चियन मिशनरीज का इस पूरे इलाके में पिछले कुछ समय से, खास तौर से जब से इस पर एक नियम आया है तब से उनकी धरपकड़ भी काफ़ी हुई है और उनमें ज़्यादातर में यही कारण मिलता है, क्योंकि कोर्ट ने जो कहा वो इससे भी इम्पोर्टेंट ये है जो मुझे लगता है जिसके मैं दूरगामी परिणाम की बात कर रहा था। उन्होंने कहा था श्रेष्ठता का विचार धर्मनिरपेक्षता का विरोधाभासी है। यानी जो अलग अलग धर्मों में, खासतौर से आपने देखा होगा जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो ये कहती है कि जो भी मुस्लिम है वो एक उम्मा है, यानी सब बराबर हैं, उसमें कोई नहीं, सब खड़े हो गए एक सफ में, ना कोई बंदा नवाज। लेकिन यहाँ बाकी तमाम धर्मों को नजस, यानी जो बहुत ही नीचे के इंसान हैं और उनको या तो धर्म बदलना चाहिए या उनको अपने धर्म में ज़िंदा रहने के लिए एक टैक्स देना चाहिए। ये तो आइडियोलॉजी आपने इस्लामिक उसमें सुनी थी। लेकिन चूंकि अल किताब का हिस्सा है क्रिश्चियन मिशनरीज का भी, जब वो धर्मांतरण के लिए, खासतौर से जो धर्मांतरण के लिए बनी हुई मिशनरीज हैं, वो अपने प्रयासों में ये ज़रूर करती हैं। बल्कि इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ आप पढ़ सकते हैं जो पुराने समय में नॉर्थ ईस्ट में या आदिवासी
आदिवासी इलाकों में किस तरह से वो धर्मांतरण किया जाता था कि एक ही कलर में एक कांसे की मूर्ति और एक लकड़ी की मूर्ति दोनों को रख दिया जाता था। दोनों एक ही कलर की होती थी, एक में हिंदू भगवान बना देते थे और दूसरे में अपने क्रिश्चियनिटी के। वो उसको कहते थे जिसका भगवान सच्चा होगा वो आग से बच जाएगा, और फिर आग में डाल दिया जाता था। और आपको अमूमन मालूम है लकड़ी का क्या होना है और उसका क्या होना, लेकिन भोले भाले उन तमाम लोगों को इसका कोई बहुत इल्म नहीं होता था और लिहाजा वो धर्मांतरण के अभियान चलते रहे। और फिर जब लोग इस पर जानने लगे तो फिर ये उनको धर्म को लालच के तौर पर, तो लेकिन जो इम्पोर्टेंट अदालत ने कहा है कि ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि धार्मिक स्वतंत्रता के प्रयोग से सामाजिक ताने बाने में बाधा ना आए और वह व्यक्तिगत व सामूहिक कल्याण को खतरा ना हो। एक धर्म को स्वाभाविक रूप से दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की धारणा मूल रूप से धर्मनिरपेक्षता के विचार के विरोधाभासी है और भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के लिए समान पर आधारित है कि अगर सरकार को ना तो किसी धर्म से जुड़ना चाहिए न इसका पक्ष लेना चाहिए और सभी धर्मों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान इस समय इस्लामिक जो धर्मावलंबी हैं, जो इस तरह के मिशनरीज़ के प्रचार में लगे हुए धर्म के लिए, और उसी तरह क्रिश्चियन मिशनरीज़, उनके लिए एक बहुत बड़ा अखाड़ा बना हुआ है। और वो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया की लड़ाई हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इसका धर्मांतरण कर दिया जाए तो क्रिश्चियनिटी को मुस्लिम्स पर या मुस्लिम्स को क्रिश्चियनिटी पर एक अपर हैंड हासिल होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है। मुझे लगता है कि इस पर अभी और अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि धार्मिक आज़ादी के नाम पर आर्टिकल 25 का बहुत ज़्यादा अपने डिफेंस में इस तरह की मिशनरीज जो धर्मांतरण में लगी हुई है वो इस्तेमाल करती थी। एक दूसरा विचार जो है, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी खबर के तौर पर है वो ये है कि मंत्री की टिप्पणी से पूरा देश शर्मसार हुआ है, क्योंकि कुंवर विजय देव शाह को लेकर कल भी सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से बहुत हैवीली सरकार पर हुआ, उसका ये सीधे तौर पर कहना था कि जिस तरह से आपने माफ़ी मांगी है वो माफ़ी भी मगरमच्छ के आंसू की तरह है, यानी उसमें माफ़ी का भाव नहीं दिख रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी बनाई और साथ में ये खुद से कहा है कि हम इसकी जांच पर खुद नज़र रखेंगे, आपको हल्के से जाने नहीं देंगे। ये पिछले कुछ समय से एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि ये जिस तरह से पॉलिटिशियंस हैं, राजनेता हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये एक अपनी ताकत का जरिया भी मान लिया है कि वो किसी को कुछ भी कह सकते हैं और फिर अपने समर्थकों के दम पर वहां से निकल भी सकते हैं। लेकिन इसमें विजय देव शाह पर जरूर है, इसमें कहा, पीठ ने कहा था कि ये जो है आप किस तरह की माफ़ी मांग रहे हैं। इसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ थी, उन्होंने उस पर भी आश्चर्य जताया कि आपकी जो माफ़ी का तरीका था ये मगजमर्च के आंसू थे, कार्रवाई से बचने का पैंतरा। तो उन्होंने कहा कि आप वीडियो देखें, हमने वीडियो देखे, आप बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल करने वाले थे लेकिन किसी तरह आपकी समझ हावी हो गई। उन्होंने कहा कि आप लज्जित हैं, लग ही नहीं रहा, हम जानते हैं कैसे निपटना। इसमें एक बाकायदा जांच के लिए उन्होंने क्लियर कट कहा था कि 3 सदस्यीय समिति बनेगी जिसमें एक अधिकारी आईजी लेवल का होगा, एक डीआईजी और एक एसपी लेवल का होगा, साथ ही मध्य प्रदेश काडर के होंगे लेकिन वहां नहीं होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट इसको मुझे लगता है कि अंजाम तक ले जाना चाहता है और हो सकता है इससे कुछ रोक लगे, क्योंकि जिस तरह के वो वीडियो में बयान है वो वाकई बहुत ही आपत्तिजनक है और लगता है कि उस मंत्री को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कहना क्या चाहता है। देश की सेना के साथ हम लोग जिस तरह से ये लगे हुए थे तो वो मुझे लगता है कि वो थी। इसमें जो पीठ ने बनाई है महानिदेशक जांच के लिए एसआईटी बनाने का जो निर्देश दिया है, उसमें पुलिस निरीक्षक प्रमोद वर्मा होंगे जो आईजी हैं, हेड करेंगे, और एक डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती और डिंडोरी पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह इसमें शामिल हैं। और उन्होंने कहा है कि इसमें जांच में शामिल हो और वह सीधे जांच की निगरानी नहीं करेगी, ये कोर्ट पीठ ने कहा है, लेकिन कड़ी नज़र बनाए रखेगी। पहली रिपोर्ट 28 मई तक दाखिल करनी होगी। हाई कोर्ट के आदेश पर ही 14 मई को इंदौर पुलिस ने शाह के खिलाफ केस दर्ज किया था। तो मुझे लगता है कि ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी जिसको देखना होगा। तीसरा ये है कि पाकिस्तान ने कल जो मिसाइल स्वर्ण मंदिर पर दागी थी, ये इस पर कल डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि किस तरह से उन्होंने पवित्र स्वर्ण मंदिर पर मिसाइलें दागने का पाकिस्तान का प्लान था। तो ये खबर आपने देखी होगी, बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसको मिलाना चाहते हैं तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान का प्लान इसलिए भी समझ में आ रहा था क्योंकि सेना ने कहा कि हमको ये उम्मीद थी, क्योंकि पाकिस्तान की अब
जो अपने उसको पाकिस्तान जिस तरह से सिमी, लश्कर, इंडियन मुजाहिदीन या तमाम जो इस्लामिक आइडियोलॉजी से जुड़े हुए आतंकी संगठन हैं, उनके सहारे उसने तमाम जगह स्लीपर सेल्स बनाए हुए थे जो अलग अलग जगह पर अभी पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा इस समय इन्वेस्टमेंट है वो इस समय खालिस्तानी तत्वों पर है जो विदेश में बैठे हुए हैं, और वो कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान में उस माहौल को, जो याद होगा आपको 80s से शुरू हुआ था भिंडरावाले के उदय के साथ ही, लेकिन उसको अब दोबारा लौटाने के लिए एजेंसीज बहुत कोशिश कर रही हैं। पतवंत सिंह पन्नू जैसे कुछ लोग, उनको लगता है कि वो उसका तुरक्का पत्ता होंगे। इसके अलावा आपने देखा किस तरह से वहाँ भी उनके पास कुछ पाकिस्तान में हैं, वो लोग भी इस तरह की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन जो स्वर्ण मंदिर पर आखिर निशाना साधने की बात में क्यों ज़्यादा वो था और पाकिस्तान क्यों इसके इशारे पर था, क्योंकि पाकिस्तान ने, अगर आपने गौर किया हो उनके सारे मीडिया प्रचार तंत्र को देखा हो, तो उन्होंने जैसे ही भारत ने स्ट्राइक किया था उसके बाद तुरंत उन्होंने टीवी चैनलों पर चलने लगा था। अगर आप चाहें तो इसको जाकर उनके सोशल मीडिया यूट्यूब से चेक कर सकते हैं। उस पर यह चल रहा था कि भारत ने अमृतसर में 6 मिसाइल गिराई अपने ही शहरों पे। तो ये कई बार सवाल हुआ कि अपने शहरों पर क्यों गिरा रहा है। ये बात वहाँ के लोगों ने कही, और वो ये कहना चाहते थे कि पाकिस्तान चूंकि भारत माइनॉरिटी पर अत्याचार कर रहा है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जो अब साफ लग रहा है। मुझे लगता है अखबार में उस तरह नहीं है, लेकिन अगर आप उसको इसके साथ कोरिलेट करते हैं तो पाकिस्तान की ये साजिश थी कि वो धार्मिक उस पर एक अपनी तरफ से मिसाइल मारे, और उससे पहले वो ये प्रचार शुरू कर चुका था कि भारतीय सेना ने अपने ही शहर में, अमृतसर में, यानी आप ये सोचिए कितना कोऑर्डिनेटेड अफेक्ट था। ये कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरह वहां एक मिसाइल पहुंच जाए और फिर उसको हिंदुस्तान के सर पर रख दिया जाए। आपको याद होगा, जिन लोगों ने पढ़ा है स्वर्ण मंदिर में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसके बाद पाकिस्तानी रेडियो से बाकायदा इस बात का अनाउंस किया था कि भिंडरावाले वहां से बच के निकल गए और वो पाकिस्तान में जिंदा है, सही सलामत है। ये बहुत दिन तक प्रचार चलता रहा। तो ये उसी प्रचार तंत्र का हिस्सा है। उसी को सेना ने बताया कि किस तरह से हमको अंदेशा था। मुझे लगता है कि सेना इसको वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से परसेप्ट किया उन्होंने, एक न केवल उनके अंदेशे को, और फिर उसके बाद जिस तरह से उसको बचाया वो भी बड़ा है। लगभग उसमें कल पाकिस्तान ने जो सारी मिसाइल जब अब पता चल रहा है, तो उसमें एक शाहीन भी थी जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी, जो सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक कैरियर मिसाइल का जो उनका एक जो पूरा आर्सेनल है, उसमें शाहीन भी एक बड़ी मेजर मिसाइल मानी जाती है। तो उसका भी भारतीय एजेंसी सूत्रों के मुताबिक ये है कि उसका पाकिस्तान ने एक उसको दागा, लेकिन वो बहुत अच्छे से इंटरसेप्ट की और नाकाम कर दी गई। उसका मलबा भी भारत की तरफ नहीं गिर पाया। तो ये है मानव रहित अपराध। उन्होंने हथियार डाले थे और ये लंबी भारतीय सेना पूरी तैयार थी। हमने सभी ड्रोन और मिसाइल कराई। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही पाकिस्तान पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और इसको अगर अभी एक और खबर है जिस पर आज आपकी नज़र रहेगी। वैसे तो आज सबसे ज़्यादा सबकी नज़र है वक्फ वाले मामले पर, जो सुनवाई होगी उस पर है। लेकिन आज जो एक अशोक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की याचिका पर भी आज या कल में सुनवाई होगी। चूंकि कल रात में जब सुनवाई हुई थी, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की याचिका है ये। तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से ये प्रोफेसर वहाँ है। इसने अपने इंटरनेशनल रिलेशन को बताया कि मैं इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाता हूँ, और इसने जब जिस तरह की टिप्पणी की थी वो बेहद आपत्तिजनक मानने पर उस पर 2 बाकायदा FIR करने के लिए 2 लोगों ने, एक तो उसमें प्रोफेसर एक वहाँ के आदमी है जैत्री, और दूसरा वहाँ की महिला आयोग के उस पर FIR हुई गई थी। लेकिन उसी FIR के खिलाफ वो यहाँ पहुँचे और उन्होंने कपिल सिब्बल उनकी तरफ से बाकायदा वो कर रहे हैं, कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो जो है वो राष्ट्र प्रेमी वो थी, वो टिप्पणी राष्ट्र प्रेम के लिए थी। मैं उस पर आपको बता देता हूँ अगर आप उस पर सुनते हैं, क्योंकि जो टिप्पणी की थी मुझे लगता है वो आपको मालूम भी है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। सेठ प्रोफेसर ने लिखा था, काफ़ी लंबी थी उनकी पोस्ट, वो बाद में उसने डिलीट भी किया था। ये लिखा था, अली महमूदाबाद ने कहा था, कर्नल सोफिया कुरैशी की सराहना करने वाले
दक्षिणपंथी लोगों की भीड़ की ओर से की गई हत्याओं और संपत्तियों को मनमाने ढंग से गिराए जाने के पीड़ितों के लिए सुरक्षा की मांग करनी चाहिए। महमूदाबाद ने कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की मीडिया ब्रीफिंग को दिखावा बताया था। यानी आप ये सोचिए, भारत सरकार के सैन्य बलों की तरफ से जो सर्वोच्च उस समय ब्रीफिंग थी देश की, वो उसकी नज़र में दिखावा थी। और अब उसने ये बताया कि ये उसके थे। इसमें हरियाणा राज्य महिला आयोग ने नोटिस भेजा था, जो रेणु भाटिया हैं, उन्होंने उसकी टिप्पणियों पर सवाल उठाया था। महमूदाबाद ने कहा कि उनकी टिप्पणियों को गलत समझा गया, यानी इतनी क्लियर लिखी गई चिट्ठी भी गलत समझी गई। वो इसमें सरकार को भी इंडक्ट कर रहे थे। आप समझ रहे, महमूदाबाद जो शत्रु संपत्ति का एक मामला चला था, महमूदाबाद का, राजा महमूदाबाद का, जो पाकिस्तान चला गया, फिर भी उसकी संपत्तियों को यहाँ वापस किया गया, लेकिन बाद में फिर सरकार ने लिए। हज़ारों करोड़ रुपए का खेल था। तो ये इसमें अली खान ने कहा। और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट, चूंकि ये अभी पुलिस के पास इसको अरेस्ट किया हुआ है, इस रिमांड में भी था, तो मुझे लगता है कि इस पर बातचीत भी चल रही थी। और ये अशोका विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रमुख हैं। इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये इसको इस बारे पूरे मामले पर ये जो बेंच थी, एजी मसीह और बीआर गवई ने सुनवाई की थी। कपिल सिब्बल की दलीलों पर उन्होंने गौर भी किया था, क्योंकि कपिल सिब्बल ने कहा उनके मुवक्किल को देशभक्ति वाले बयान के लिए गिरफ्तार किया गया। तो मैं समझता हूं कि आप ये समझ सकते हैं इस टिप्पणी को कि ये देशभक्ति की बात थी, उन्होंने दिन के दौरान सुनने के लिए कहा गया था। अब इस पर मुझे लगता है कि मंगलवार या बुधवार को सुनवाई के लिए कहा था। अभी थोड़ी देर में ये हो जाएगा। इनके खिलाफ जो है अखंडता को खतरे में डालने के लिए जो एफआईआर दर्ज हुई है, मैं उसको बता देता हूँ। प्रोफेसर अली के खिलाफ बीएनएस, चूंकि जो भारतीय न्याय संहिता का नया लागू किया गया 152, यानी भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाला काम, 353 सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान, और 79 किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर की कार्रवाई, और 196/1 धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच में जो है कार्रवाई के लिए वो करना, उनके बीच में मतभेद पैदा करना। एक और बहुत इंटरेस्टिंग इसमें है कि इन्होंने ये कहा, चूंकि इनके मोबाइल और उसकी तलाशी ली जा रही है, लैपटॉप की, और ये सुप्रीम कोर्ट जब आए थे तो उन्होंने ये भी कहा कि साहब उनको परेशान किया जा रहा है, वो भी उसमें है। 2 दिन के रिमांड पे इनके तमाम मोबाइल, लैपटॉप पुलिस के कब्जे में। लखनऊ में इनके घर, मैंने आपको बताया था कि महमूदाबाद वो लखनऊ का जो वो था। आरोपित प्रोफेसर की ओर से जब कल रात में जब सुनवाई हुई थी, मतलब रविवार की रात को जो सुनवाई हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पोस्ट को लेकर मंशा गलत नहीं थी। वह यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाते हैं और सांप्रदायिकता का कोई विचार गलत नहीं है। वह सर्वधर्म में विश्वास रखते हैं और खुद उनकी माँ हिंदू है। यानी आप ये सोचिए, पिछले कुछ समय से बहुत सारे लोग इस बात का इस्तेमाल करते हैं कि वो या तो सैनिक के परिवार से हैं, या वो वहाँ से हैं, या उनकी मदर हिंदू है। इन सब का इस्तेमाल करके वो अपनी तमाम चीज़ों को जायज़ करार देना चाहते हैं। अशोक यूनिवर्सिटी को लेकर आपको पुराने विवाद भी याद होंगे, और ये ख़ास तौर से मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों से बचने की कोशिश है, इस पर है। एक और बड़ी खबर है जो मुझे लगता है कि जिस पर चर्चा की जानी चाहिए, और वो ये है कि यशवंत वर्मा, आप उस केस को शायद भूल गए होंगे, जस्टिस यशवंत वर्मा, जो दिल्ली में जिनके घर से बड़ी मात्रा में नकदी जलाने की बात आई थी, और उसके बाद दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने उनका ट्रांसफ़र करके उनको भेज दिया था इलाहाबाद। अब वो अभी वो फिर मामला की जांच होगी, ये तमाम चीज़ें होंगी, उसमें उलझा हुआ है। लेकिन इस मामले पर कल उपराष्ट्रपति धनखड़ ने बहुत बड़ा सवाल उठाया, गठित किया कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, जिनके क्षेत्र में 2 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, एक ऐसी जांच में लगाया गया जिसका कोई संवैधानिक आधार या वैधता नहीं है। उनका कहना ये है कि यदि इस जांच में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जाते तो गंभीर मुद्दा होता। मामले की वैज्ञानिक आपराधिक जांच जरूरी थी, और देश में जांच कार्यपालिका का कार्य है, न्यायिक निर्णय न्यायपालिका का। यानी बहुत क्लियर तरीके से आप देखेंगे ओपी धनखड़ जो हैं पूरी तरह से न्यायपालिका के उस रुख के अगेंस्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अरसे तक, वो सीनियर वकील भी हैं, उस पर उन्होंने काम भी किया है। तो उन्होंने कहा था कि केवल एक न्यायाधीश को हटाने के लिए समिति केवल संसद सदस्यों के प्रस्ताव के जरिए लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की ओर से ही की जा सकती है। तो राष्ट्रपति ने पूछा कि ऐसा मामला क्यों हुआ कि आपराधिक न्याय प्रणाली को उस तरह क्रियान्वित नहीं किया जैसा हर आदमी पर किया गया। उस पर उन्होंने ये भी कहा है कि भाई मैं जो हूँ वीरा स्वामी वाले मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए, जिसमें कि शीर्ष अदालत और हाईकोर्ट के जजों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति की जरूरत
ज़रूरत थी। तो ये भी एक बहुत ही जिसका मुझे लगता है ये एक यशवंत वर्मा वाला केस, जो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर का नकदी जलाए जाने का केस है, ये भी अदालत मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इस पर बार बार देखना होगा, सोचना होगा कि किस तरह से ये एक बड़ा मसला है। मुझे लगता है कि अब हम ज्योति मल्होत्रा पर भी बात करते हैं। ज्योति मल्होत्रा जो आज भी सबसे बड़ी खबर के तौर पर आपको हर जगह दिख रही है, क्योंकि अब ये दिख रहा है कि उसकी स्थिति और ज़्यादा गहरी होती जा रही है, उसके और भी ज़्यादा उसके बारे में जानकारियाँ मिलती जा रही हैं। और जो ज्योति मल्होत्रा के साथ जो है आपको जो दूसरी उसके साथ उड़ीसा की लड़की थी, उससे भी लगातार पूछताछ हो रही है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग है, एक यात्री इंडियन गर्ल इन लाहौर पाकिस्तानी टाइटल के रूप में, वह यात्री डॉक्टर ब्लॉगर के रूप में दिख रही थी। ये नवांकुर चौधरी शायद इसका नाम है। ये रोहतक का है और ये ब्लॉग बनाता है। वह डॉक्टर था ये, लेकिन उसके बाद इसने MBBS मेडिकल कॉलेज से करने के बाद ट्रैवल ब्लॉगिंग करने लगा। ये जो है ये भी ज्योति के साथ वहाँ उसमें दिखाई देता है। शायद सोशल मीडिया के पोस्ट में उसने कहा है कि वो अभी है। लेकिन एक बहुत जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र के आ रही है, तो मैंने आपको बताया ही था कल कि पहलगाम में किस तरह हुआ था। लेकिन जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है कि जो पहलगाम नरसंहार के बाद पाकिस्तानी उच्चायोग में केक लेकर पहुंचा था, आपने देखा होगा पत्रकारों ने उस पर बहुत उसके माइक लगाए थे, तमाम चीज़ें की थी और उससे पूछने की कोशिश की थी। ऐसे माहौल में जब 26 लोगों की जान गई हो, इतना बड़ा अटैक हुआ हो, धर्म पूछकर हत्या हुई हो, पाकिस्तान में वो केक लेके क्यों जा रहा था? क्योंकि उसके बारे में फिर बाद में पता नहीं चला था। लेकिन अब वो एक बहुत इंटरेस्टिंग अखबार की अगर हम खबर देखें तो उसमें नई दिल्ली स्थित पहलगाम हमले के बाद केक ले जाने वाला युवक इसी के साथ लाहौर के आयोजित कार्यक्रम में ज्योति थी। ये उससे पहले आयोजित किया गया था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही कनेक्टिंग लॉक है कि किस तरह से होता है। जांच एजेंसियों का शक इस पे घिरता जा रहा, जितने भी लोग हैं, क्योंकि अलग अलग जो ज्योतिष के ट्रैवल में हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिनका सामरिक महत्व है और वो लगभग 22 से 25 मिनट तक के वीडियो हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आखिर उसके साथ क्या होगा। इन वीडियो से दहशतगर्दों को विभिन्न स्थानों को समझने की मदद मिली होगी। और ये जो यात्री डॉक्टर नाम से ब्लॉग चलाने वाला नवांकुर चौधरी है, इससे भी हो सकता है कि पूछताछ हो। निसार पुलिस कुरुक्षेत्र के हर कीरत से पूछताछ कर चुकी है, कई घंटे की पूछताछ हुई। तो ये उस पर काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। मुझे लगता है कि ज्योति को लेकर अभी बहुत सारे खुलासे अभी होंगे, क्योंकि जिस तरह से ज्योति को पाकिस्तान में VIP ट्रीटमेंट मिल रहा था, आप उसके वीडियो देख रहे हैं, वो वहाँ अगर ट्रेन पर बता रही है तो आपको लग रहा है कि जैसे उसके साथ कोई सरकारी प्रोटोकॉल है, क्योंकि कैमरे के पीछे कोई वो नहीं है, आगे उसके साथ कोई नहीं है, भीड़ उस पर नहीं आती। जबकि ऐसे मामलों में पाकिस्तान में लोगों की भीड़ वहाँ आसानी से काम नहीं करने देती। याद भी होगा आपको, एक महिला जब वहाँ उनके बीच में फंस गई थी तो उसके कपड़े फाड़ने से लेके तमाम चीज़ें उस समय बड़ी मुश्किल से उस जिंदा निकल पाई थी। ऐसे में एक हिंदुस्तानी लड़की जो वहाँ उनके मुताबिक बेपर्दा घूम रही है, क्योंकि वो हिजाब में नहीं है, वो बुरके में नहीं है, लेकिन वो इतनी बेबाकी के साथ तमाम जगह पर बड़े VIP ट्रीटमेंट के साथ मिल रही है, यहाँ तक कि उसको पुलिस सुरक्षा मिलती थी। तो ये एक बड़ी डिटेल है। नवांकुर ने कहा है हालांकि ये डॉक्टर यात्री कि मैं भी आयरलैंड में हूँ और जैसे ही मैं आऊँगा तो वो अगर कुछ किया है तो पुलिस उनको पकड़ सकती है। लेकिन मुझे लगता है, और वही फिर वो पुराना राग उन्होंने बताया कि उनके पिता और ताऊ भारतीय सेना से 20 साल तक जुड़े रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक बड़ा अजीब से है। और एक बड़ी खबर ये है कि रिट्रीट फिर शुरू हो सकती है तीनों बॉर्डर पर आज से। लेकिन मुझे लगता है ये इस कदम को शायद अब रोका जाना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत बड़ी कोई दर्शकों के लिए की जाने वाली एक कवायद है। ये बहुत, मुझे नहीं लगता कि गुड टेस्ट में हो सकता है कि हम लोग इसको एक वो देखें, लेकिन हमको लगता है कि वो नहीं है। और एक और इंटरेस्टिंग खबर है जिस पर मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि वीडियो आपने इतना ही कहा था तो मैं इतना बना रहा हूँ। लेकिन एक छोटी सी बता देता हूँ कि भारत विरोधी गतिविधियों के चलते जो एक प्रोफेसर है इंग्लैंड में, उसकी OCI रद्द कर दी है। नितेशा कौल है, ये ब्रिटिश क्वींस कॉलेज में है, कश्मीरी वो, लेकिन वो लगातार भारत के खिलाफ जिस तरह के IDA माइनॉरिटी सप्रेशंस कश्मीर और उसको लेकर जिस तरह के वहाँ पाकिस्तानी एजेंडे को चलाती थी, मुझे लगता है कि उसके लिए वो किया है।
एक और बड़ी अच्छी खबर थी जिस पर मैं बात करता, लेकिन कालिंदी कुंज की मस्जिद में मुझे लगता है कि उसमें 8 अवैध मस्जिद में रह रहे 8 रोहिंग्या को पकड़ा गया। और ये बात लगातार बॉर्डर्स की मस्जिदों की तलाशी की बात होती है, उनको सब चीज़ें करने के लिए किया जाता है। इसी तरह से मुझे लगता है कि अभी हम लोग और बात कर सकें, लेकिन अभी आज इतना ही, क्योंकि समय की सीमा आप ही लोगों की निर्धारित की हुई है। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि आपके स्नेह के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन आप इन वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इसकी रीच आप लोगों के साथ बढ़े। और आखिर में बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन जाए। नमस्कार, रात को फिर मिलते हैं।